स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एसएससी जीडी के पीआईक्यू श्रृंखला में। मित्र ध्यान में रखना कि प्रीवियस ईयर की जो श्रृंखलाएं होती हैं ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला होती हैं। ये वही श्रृंखला है जिससे हमें यह पता चल सकता है कि आयोग का नज़रिया क्या है और उस किस टाइप का सवाल पूछ रहा है, हम अपनी तैयारी में क्या सुधार करें या अपनी तैयारी को हम किस लेवल तक और भी पहुंचाएं। जब कई बार यह मन में सवाल उठता है कि हमारी पढ़ाई जो हो रही है क्या लेवल के अनुसार है कि लेवल से ज़्यादा है या कम है। कई बार होता है कि आप कहते हैं कि सर मुझे ज़्यादा जानकारी हो गई है इसलिए क्वेश्चन गलत होते हैं। जी हाँ, ऐसे छात्र भी हैं जिनको ज़्यादा जानकारी इसलिए क्वेश्चन गलत होते हैं। ऐसे छात्र भी मिलते हैं जिनको बोलते हैं कि सर मेरे पास कम जानकारी अभी है इसलिए मैं तथ्य तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। इन दोनों के लिए आपको मध्य का रास्ता निकालना होगा, ना तो बहुत अधिक ना तो बहुत कम, बिल्कुल मध्य का रास्ता निकालना होगा जो आपके सफ़र को बिल्कुल पूरा करेगा और आप अपने मंजिल तक बहुत हंसते मुस्कुराते हुए पहुंचेंगे। चलिए, जो हम लोगों ने ये श्रृंखला शुरू किया है एसएससी जीडी पीआईक्यू पॉलिटी की श्रृंखला शुरू किया है। जीएस के सभी विषय की श्रृंखला बिल्कुल पीआईक्यू की इस पर निःशुल्क मिलेगी। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 51A में। आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य के बारे में कि यह किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर कितने मूल कर्तव्य? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। और कहा जाता है कि ये मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा के लाए गए? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और इस 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 21A में आप जानते हैं शिक्षा मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। 18 में उपाधियों का अंत के बारे में बात की गई है। उपाधियों का अंत बताया गया है किसमें? अनुच्छेद 18 में। अगले सवाल पर आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 239। 239 से 42 तक ये केंद्र शासित के प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति। आइए बात करते हैं अध्यादेश या ऑर्डिनेंस क्या होता है। मैं पहले बताता हूं अध्यादेश कहते किसे हैं, ठीक है, और कब जारी होता है। सारी बातें बस बने रहिए, सुनते रहिए। अगर आपको लगेगा तो नोट भी कर लेना कहीं पर। अध्यादेश ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। अब सवाल ये है कि अध्यादेश के बारे में कहीं कहीं 1935 का अधिनियम भी मिलेगा, तो टेंशन नहीं आना। 1935 का अधिनियम या अमेरिका जो भी मिल जाए वो लगाना। तो अध्यादेश को केंद्र में कौन जारी करेगा? तो केंद्र में राष्ट्रपति जारी करेगा 123 के तहत, राज्य में राज्यपाल जारी करेगा 213 के तहत। अध्यादेश एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कैसी है? एक अर्धन्यायिक है। कहा जाता है कि अध्यादेश कब जारी होगा? जब संसद का सत्र ना चल रहा हो। संसद का सत्र संसद सत्र में ना हो। जब संसद सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है? किसी कानून को बनाने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। अब बात करें सत्र, इसको कहते हैं बैठक। सत्र माने बैठक। तो हमारी संसद के कुल कितने सत्र हैं? 3। बजट सत्र। अब मैं आज आपको सिखा दूंगा कि अध्यादेश किस महीने में जारी होगा और कब कब जारी होगा, बिल्कुल आप एकदम समझ जाएंगे। तो देखो अध्यादेश कब जारी होगा? जब संसद सत्र में ना हो। सत्र कितने हैं? 3। बजट सत्र, मानसून सत्र और फिर कौन सा सत्र है? शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र हैं। अब बात किया जाए मेरे दोस्त कि सबसे बड़ा सत्र जो है वो है आपका बजट सत्र। बजट सत्र कब से कब तक चलता है? फरवरी से लेकर के मई तक। फरवरी से मई तक बजट सत्र। जुलाई से लेकर के सितंबर तक आपका रहता है मानसून सत्र। नवंबर से लेकर के दिसंबर तक आपका होता है शीतकालीन सत्र। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा सत्र कौन है? बजट सत्र। और सबसे छोटा सत्र कौन है? शीतकालीन। अब देखिए, क्या संसद जनवरी में संसद का सत्र है? नहीं होगा। कि है? देखिए, क्योंकि बजट फरवरी से मई तक है। क्या
जून में संसद सत्र में है? नहीं है। क्या अक्टूबर में संसद सत्र में है? नहीं है। यानी जब भी अध्यादेश जारी होगा तो किन किन महीनों में? जनवरी, जून और अक्टूबर में ही अध्यादेश जारी होगा। और एक बार अगर अध्यादेश जारी हो गया तो इस अध्यादेश की, एक बार जो अध्यादेश जारी होता है, इसकी अवधि कितनी होती है, इसका टाइम कितना होता है? तो संसद के 2 बैठकों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है। कितना? 6 माह का। और जब अध्यादेश जारी होगा तो नई संसद के गठन के या नई संसद के पहली बैठक के 6 सप्ताह के भीतर, कितने सप्ताह के भीतर? 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन लेना होगा। अगर अनुमोदन यानी स्वीकृति मिल जाएगी तो वह अध्यादेश कानून हो जाएगा। अगर स्वीकृति नहीं मिलेगी तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। फिर भी एक बार जारी अध्यादेश की अवधि कितनी हो गई? 6 माह, 6 सप्ताह, अर्थात हम कह सकते हैं 7.5 माह। कितने माह? 7.5 माह हो सकती है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से। तो अगर किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजाए मौत दे दी तो वो व्यक्ति अपील करता है कहाँ? हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट ने भी उसकी मौत की सजा को बरकरार कर दिया तो कहाँ अपील करेगा? सुप्रीम कोर्ट में। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर सजा उसकी बरकरार रखा, सजाए मौत की, तो वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है कहाँ पर? उसके करीबी व्यक्ति राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अगर उसके पत्र पर विचार कर ले तो उसकी सजा क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। राष्ट्रपति क्षमादान किस प्रकार कर सकता है? तो अनुच्छेद 72 में कहा गया है राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, विराम कर सकता है, क्षमा कर सकता है, विराम कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, लघुकरण कर सकता है और प्रविलंबन कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रविलंबन। ये शब्दावलियां ध्यान में रखना। इतने स्वरूप राष्ट्रपति को दिए गए हैं कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा, विराम, परिहार, लघुकरण, मैं इसकी आगे व्याख्या करूंगा, आपको बताऊंगा क्लास में। अभी इतना ही समझ लो कि क्या ऐसी दशा है कि कोर्ट के अलावा राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां क्यों दी गई? क्योंकि आप जानते हैं हमारा कानून अंधा है। स्वाभाविक है, पट्टी हटाने से क्या कानून की आंखें खुलने से क्या कानून देखने लगा कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल ठीक है, अभी भी यह मान्य है कि कानून देखता नहीं है। कई बार क्या होता है कि मर्डर कोई और व्यक्ति करता है और उसमें किसी और व्यक्ति को इन्वॉल्व करा दिया जाता है और उसके खिलाफ झूठी कार्रवाई, झूठी गवाही, सारी चीज़ें हो जाती हैं और वो फांसी के तख्ते तक चला जाता है। तो हमारी न्यायपालिका कहती है कि एक बेगुनाहगार व्यक्ति को अनायास फांसी की सज़ा न मिले, इसलिए अगर उसने याचना किया है राष्ट्रपति से तो मान लो हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से गलती हो जाए, साक्ष्य के अभाव में हाई कोर्ट से गलती हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से, तो एक बार राष्ट्रपति के पास अवसर होता है। कई ऐसे केसेस हुए हैं कि राष्ट्रपति महोदय ने बिल्कुल माफ़ किया है और बाद में पता भी चला कि व्यक्ति निर्दोष था। तो कई बार कोर्ट स्वयं बचना चाहता है, लेकिन क्या करे, उसके भी हाथ कानून से बंधे हुए हैं। इसलिए कोर्ट के अलावा एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें क्षमादान की शक्तियाँ मिली हैं, राष्ट्रपति। किसी भी प्रकार के मृत्युदंड सजा को क्षमा कर सकता है या किसी कोर्ट मार्शल सजा को भी क्षमा कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अगले सवाल पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो वह भाग 5 में। किस में वर्णन किया गया है? भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें संघ की बातें व्याख्यायित हैं। किस विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति या पार्टी या राष्ट्र के अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग वीटो कहते हैं। अब मैं वीटो के बारे में बताता हूँ। राष्ट्रपति को वीटो जो है लैटिन वर्ड है। वीटो कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। वीटो का अर्थ होता है निषेध या मना करना। वैसे कुल वीटो 4 प्रकार के होते हैं, पर भारत में राष्ट्रपति को निषेध के 3 पावर दिए गए हैं। एक हम लोग कहते हैं संपूर्ण निषेधाधिकार या संपूर्ण वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, और तीसरा जो आपका है वह है जेबी या पॉकेट वीटो। जेबी या पॉकेट वीटो,
ये 3 प्रकार के वीटो। संपूर्ण वीटो का मतलब है जब संसद के दोनों सदन बोले तो लोकसभा और राज्यसभा, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाए और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दे तो उसे कहते हैं संपूर्ण वीटो या आत्यांतिक वीटो कहते हैं। तो इससे क्या होता है, कुछ समय के लिए कानून बनना रुक जाता है। निलंबनकारी, जब राष्ट्रपति के पास दोनों सदन से विधेयक आए और राष्ट्रपति उस विधेयक पर पहली बार हूबहू वापस कर दे, दस्तखत न करे, दोबारा फिर अगर वही विधेयक आ जाए तो हस्ताक्षर कर दे, इसे कहते हैं निलंबनकारी। यानी कुछ समय के लिए वह विधेयक कानून बनने के लिए रुक जाएगा। पॉकेट या जेबी वीटो का मतलब क्या है कि जब संसद के दोनों सदन विधेयक को पास कर दें, राष्ट्रपति के पास आए तो राष्ट्रपति उस पर ना तो दस्तखत करे ना तो मना करे, बल्कि अपनी जेब में रख ले। इसी को कहते हैं पॉकेट या जेबी वीटो, क्योंकि हमारे संविधान में यह कहीं उल्लेखित नहीं है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक रख सकता है, टाइम का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को 6 माह तक रोक लेता है तो विधेयक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और मैं यहाँ एक एग्जाम्पल बताऊँगा। जेबी या पॉकेट वीटो का प्रयोग खूब पूछा जाता है कि किस राष्ट्रपति ने किया था, तो इसका प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने इसका किया था। डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था 1986 के लगभग में। उस समय राजीव गांधी सरकार थे। भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। अगले सवाल पर आते हैं। भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 155 में इसका वर्णन मिलता है। किसमें? राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 155 में किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, तो इसका भी कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग का। हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है, जिसका मुख्य कार्य होता है केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का आपसी और संतुलित विभाजन। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्वतंत्र भारत के पहले कहा जाए गृह मंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इनके बारे में कहते हैं भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मोरारजी देसाई के बारे में बताएं तो कहते हैं भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री भी कौन थे? मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने संसद का एक दिन का भी सामना नहीं किया, उनका नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह। तो ये नाम ध्यान में रखना है। राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और ये व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं प्राप्त करता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में यह वेतन पाने का हकदार होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। अगले सवाल पर आते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अभी देखो सवाल दोबारा वही पूछ रहा है, बस ट्रेंड चेंज किया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ PIQ श्रृंखला द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बार बार देखो, 1000 बार देखो, जब तक नौकरी न पाओ तब तक देखो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका बिल्कुल सही कथन है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। जैसे लोकसभा सीधा जनता द्वारा चुनी जाती है, पर राज्यसभा जो है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। हम लोग विधानसभा सदस्यों को चुनते हैं। जैसे देखिएगा, लोकसभा सदस्य को MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और विधानसभा सदस्य को MLA कहते हैं। क्या कहते हैं? MLA, या हम लोग वैसे भाषा में विधायक कहते हैं। तो हम लोग विधायक को वोट देते हैं, और विधायक किसको वोट देते हैं? राज्यसभा सांसद चुनते हैं। तो राज्यसभा सांसद हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? फिर वही सवाल देख रहे हो, अलग अलग शिफ्ट में आयोग किस तरह से पूछा है। एक ही प्रश्न 3 बार पूछ रहा है, एक ही उत्तर है, प्रश्न बदला है, आंसर एक ही है।
निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक की जिक्र किया गया है अनुच्छेद 109 में और धन विधेयक की परिभाषा की गई है 110 में, और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो उसे पदच्युत किया जाता है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा। लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके उसे क्या किया जाता है? पद से हटाया जा सकता है। और वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला। और ये किस लोकसभा के अध्यक्ष हैं? 18वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी लोकसभा? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था? तो यह 31वां संविधान संशोधन द्वारा, किस 31वां संविधान संशोधन के द्वारा वृद्धि की गई थी। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर का नाम क्या है? मीरा कुमार। क्या नाम है? मीरा कुमार हैं पहली लोकसभा महिला अध्यक्षा। और वर्तमान के कौन है? ओम बिड़ला। और पहले लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? जीबी मावलंकर। क्या नाम है? जीबी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। महाधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल। जैसे महान्यायवादी यानी भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ऐसे महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। आते अगले सवाल पे, संसद के दोनों सदन द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। किसके? राष्ट्रपति के समक्ष। जब दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा बिल पास कर देते हैं तो ये राष्ट्रपति के पास जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा ये बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, अधिनियम या कानून बन जाता है। किसी लोकतांत्रिक देश में कानून का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो यह होता है संसद के पास। कौन किसके पास होता है? संसद के पास ही होता है, वही कानून बनाने की संस्था होती है। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो संसद में गणपूर्ति या कोरम। संसद में गणपूर्ति या कोरम। भारत के में लोगों के डैश वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। कहाँ से? अधिक आबादी वाले। जहाँ की आबादी अधिक होगी वहाँ अधिक प्रतिनिधि मिलेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी हैं? 31 सीटें हैं। भारत के संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? केंद्र सरकार को। हमारी 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो संघ पे कानून केंद्र सरकार बनाएगा, राज्य पर राज्य बनाएगा, समवर्ती पे संघ और केंद्र दोनों बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे विषय जो ना तो संघ में हो, ना तो समवर्ती में हो, ना तो राज्य में, उन्हें अवशिष्ट कहते हैं। और अवशिष्ट पे भी अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर 5 साल में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? तो वो करता है वित्त मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय। और वर्तमान के वित्त मंत्री हमारे कौन हैं? अमित शाह। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती हैं? तो यह होती है महिलाओं के लिए। किसके लिए? महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं, तो ये क्या दर्शाते हैं? भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा, यही बजट में दर्शाया जाता है। बजट क्या है? आय व्यय का लेखा जोखा है, कितना रुपया आया, कितना रुपया गया। और बजट को हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। सरकार की प्रणाली विधायिका को 2 अलग विधानमंडलों या सदनों में विभाजित करती है। कौन? द्विसदनीय। कई सदन में? द्विसदनीय में विभाजित करती है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करता है, यही कथन बिल्कुल इसका सही है। जब कोई संगठन अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने या अपने लेनदार को भुगतान करने में असमर्थ होता है तो वह न्यायालय में आवेदन दाखिल करता है। कैसा? दिवालियापन का, कि मैं बिल्कुल
समाप्त हो चुका हूं, मेरी स्थिति बेहतर नहीं रह गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति, और त्यागपत्र भी उसे किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो खूब जानते हैं, अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट को याचिका और हाई कोर्ट को दोनों को प्राप्त हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, 5 प्रकार के रिटेन को जारी करने की अनुमति दी गई है। अनुच्छेद 32 से दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 226 के तहत दी गई है हाई कोर्ट को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति शामिल की गई है? तो यह की गई अनुच्छेद 129 और 42 के द्वारा। निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो उसके अधिकार क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? वित्तीय क्षेत्र को। बाकी सभी उसके अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि संविधान का प्रहरी किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को ही कहते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? तो न्यायिक समीक्षा का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कि यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। यानी संसद द्वारा बनाया गया कानून ही अंतरिम नहीं होगा, बल्कि उसका जांच भी कौन करेगा? न्यायपालिका, कि क्या वह कानून सम्मत बनाया गया है कि गैर सम्मत। अगर गैर सम्मत बना है तो उसको शून्य करने का पावर भी है। किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? 10 वर्षों तक वह अधिवक्ता होना चाहिए, या 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश हो, तब वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होते हैं। रिट या परमादेश, क्या कहते हैं? परमादेश। राज्यों की परिषद में कामकाज, प्रक्रिया और आचरण किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है? नियम 8 के तहत। किसके तहत? नियम 8 के तहत। भारतीय संविधान को किस रूप में घोषित किया गया है? तो राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। संविधान के अनुसार इंडिया को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत, इंडिया को भारत के रूप में वर्णित किया गया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। निम्न में से किस विकल्प को भारत के लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ माना जाता है? वह है स्थानीय स्वशासन, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्रामीण सरकार या स्थानीय स्वशासन, जिसका जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नगर निगमों की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? महापौर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? महापौर। उद्देश्य में पंचायती राज व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है, तो संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। 1992 के 73वें संविधान संशोधन में एक नया खंड जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई है। भाग 9 में पंचायत और 9 के काम में नगरपालिका को जोड़ा गया है। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है? जिला पालिका के नाम, नगर पालिका के नाम से। किस नाम से? नगर पालिका के नाम से जानते हैं। पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। कितनी वर्ष? 21 वर्ष होनी चाहिए। अस्थाई सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। किसे शामिल नहीं किया गया है? ग्राम समिति को नहीं शामिल है, बाकी पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 खंड शामिल हैं। और इसका सुझाव दिया था किसने? तो बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाया था। भारत के चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है? टी का क्या अभिप्राय है? तो वह है ट्रेल। टी फॉर क्या होता है? ट्रेल। चुनाव के समय राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग आचार संहिता कहते हैं। और ये किसके द्वारा तय किया जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा तय किया जाता है। अगर देश का चुनाव है, स्थानीय स्तर पे है, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जितने केंद्रीय पदाधिकारी हैं सब भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं।
भारत के चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट शब्द का अर्थ क्या है, यानी फुल फॉर्म इसका क्या है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट इसका पूरा नाम है, वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऐसे ही एक नया आया है लोकतंत्र को बेहतर कराने के लिए, नोटा, नन ऑफ द एबव, ठीक है। और बाकी ईवीएम मशीन ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये चीज़ें आज तक बिल्कुल ध्यान में रखना। और आज की क्लास यहीं तक, अगले सेशन में हम लोग पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी खूब बेहतर बना के रखिए, पीआई को देखते रहिए और अपना बार बार असेसमेंट कीजिए, डेली सुधार कीजिए। कहते हैं ना, महान और बेहतर छात्र वही जो प्रत्येक दिन अपने को सुधारे, जो प्रत्येक दिन अपने को सुधारे। कहते हैं प्रत्येक दिन सुधार से बुराइयों की कमी होती है, और जैसे जैसे बुराइयों की कमी होती जाएगी आप अच्छाइयों की तरफ निरंतर बढ़ते जाएंगे, और आप एक दिन इतने बेहतर इंसान बनेंगे कि दुनिया आपके पीछे, जो जिसके पीछे आज आप हैं, कल आप के पीछे वो होगा। लेकिन कल के उस सफ़र के लिए आज आपको जागना होगा, आज आपको लड़ना होगा अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। अपनी छवि बेहतर करो, दूसरे की विजय से पहले अपनी जय हो।